हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में एक नया टॉपिक शुरू किया था, नलिटी ऑफ मैरिज, जिसमें हमने बताया था कि उसमें दो सेक्शन आते हैं, सेक्शन 11 एंड 12। 11 जो है वो डील करता है वॉइड मैरिज से और सेक्शन 12 डील करता है वॉइडेबल मैरिज से, जो हम आज देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर हम वॉइडेबल मैरिज की बात करें तो वॉइडेबल मैरिज इज़ वैलिड अंटिल इट इज़ सेट असाइड बाय अ डिक्री ऑफ नलिटी। वॉइडेबल मैरिज जो है वो वैलिड मैरिज ही होता है जब तक कि वो नलिटी की डिग्री द्वारा सेट असाइड न किया जाए। मीन्स जब तक वॉइडेबल मैरिज को पिटीशन दाखिल करके कोर्ट में उसको रद्द नहीं किया जाता तब तक वॉइडेबल मैरिज है वो वैलिड मैरिज ही माना जाएगा। फ्रेंड्स, हमने सेक्शन 11 में देखा वॉइड मैरिज में कि वॉइड मैरिज फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द इनिशियल स्टेज वो वॉइड ही रहता है, ठीक है। इसलिए उसको बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। मीन्स इनिशियल से, शुरुआत से ही वो मैरिज गलत है और उस मैरिज को कभी भी लीगल स्टेटस नहीं मिलेगा, मीन्स उसको कानूनी मान्यता कभी नहीं मिलेगी। लेकिन जो वॉइडेबल मैरिज है ये तब तक वैलिड रहता है जब तक कि कोर्ट में पिटीशन दाखिल करके इसको रद्द न किया जाए, ठीक है। जब तक कोर्ट में पिटीशन दाखिल करके वॉइडेबल मैरिज को रद्द नहीं किया जाता तब तक वॉइडेबल मैरिज जो है वो वैलिड मैरिज में आता है। ये वाइड एब इनिशियो नहीं है, शुरुआत से ही गलत नहीं है। शुरुआत से मैरिज जो है, शुरुआत से मैरिज वैलिड रहता है। लेकिन अगर इस मैरिज के कोई पक्षकार, जो शादी के जो पक्षकार हैं, हस्बैंड वाइफ में से कोई अगर कोर्ट में पिटीशन दाखिल करके उसको रद्द नहीं कराते तब तक ये मैरिज जो है वो वैलिड मैरिज ही मानी जाती है। एंड इट कैन बी सेट असाइड ओनली बाय द पार्टी टू द मैरिज। मीन्स जो शादी के पक्षकार हैं उनको ही राइट है, उनको ही अधिकार है कि वो कोर्ट में पिटीशन दाखिल करके वॉइडेबल मैरिज को रद्द करा सकें। मीन्स थर्ड पर्सन हैज़ नो राइट टू फाइल अ सूट फॉर द एनलमेंट ऑफ वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिज को रद्द कराने का अधिकार सिर्फ उस शादी के जो पक्षकार हैं, मीन्स हस्बैंड वाइफ, उनको ही है। कोई थर्ड पर्सन सूट दाखिल करके उनकी शादी को रद्द नहीं करा सकता। फ्रेंड्स, अब हम सेक्शन 12 की बेयर एक्टिव लैंग्वेज देखते हैं। सेक्शन 12 में दो सब सेक्शन दिए गए हैं, सब सेक्शन 1 एंड 2। सब सेक्शन 1 में 4 क्लॉज दिया गया है, A, B, C, D। एंड सब सेक्शन 2 में 2 क्लॉज दिए गए हैं, A एंड B। एंड सब सेक्शन 2 के क्लॉज A में 2 सब क्लॉज हैं एंड क्लॉज B में 3 सब क्लॉज दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, हम सेक्शन 12 देखते हैं। सेक्शन 12 का सब सेक्शन 1, इसमें क्या दिया गया है कि एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी वॉइडेबल एंड मे बी annulled बाय अ डिक्री ऑफ नलिटी ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स नेमली। फ्रेंड्स, में क्या दिया गया है कि कोई भी शादी, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कमेंसमेंट के पहले हुई हो और चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कमेंसमेंट के बाद हुई हो, वो वॉइडेबल होगी और नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पे उस मैरिज को नलिटी की डिक्री द्वारा रद्द किया जा सकेगा। तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से ग्राउंड हैं जिसकी वजह से वह मैरिज वॉइडेबल होगी और उसे नलिटी की डिक्री द्वारा रद्द किया जा सकेगा। तो उसमें 4 क्लॉज दिए गए हैं, क्लॉज A, B, C एंड D। तो क्लॉज A में क्या दिया गया है कि दैट द मैरिज हैज़ नॉट बीन कंज्यूमेटेड ओविंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट। तो सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि रिस्पोंडेंट मीन्स कौन होता है। तो फ्रेंड्स, जो व्यक्ति नलिटी की डिग्री के लिए कोर्ट में पिटीशन दाखिल करता है वो होता है पिटिशनर, और जिसके अगेंस्ट पिटीशन दाखिल कर रहा है वो होता है रिस्पोंडेंट। तो क्लॉज ए में क्या दिया गया है कि दैट द मैरिज हैज़ नॉट बीन कंज्यूमेटेड ओविंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पोंडेंट। इम्पोर्टेंस मीन्स क्या होता है? नपुंसकता। मीन्स फिजिकल इनेबिलिटी ऑफ मैन और वुमन टू परफॉर्म द एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसी को बोलते हैं नपुंसकता, इम्पोर्टेंस। अगर रिस्पोंडेंट की नपुंसकता की वजह से मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई, मीन्स शादी में पति पत्नी द्वारा वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हुआ, मीन्स अगर रिस्पोंडेंट की नपुंसकता की वजह से पति पत्नी में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हुआ तो वो मैरिज वॉइडेबल मैरिज मानी जाएगी। क्लॉज बी में क्या दिया गया है कि दैट द मैरिज इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 5। मीन्स जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में मैरिज की जो कंडीशंस दी गई हैं उसमें जो कंडीशन नंबर 2 है, अगर उसको कॉन्ट्रावेन करके, उसका उल्लंघन करके शादी की गई है तो वो शादी क्या होगी? वॉइडेबल होगी। तो सेक्शन 5 के क्लॉज 2 में क्या दिया गया है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी, शादी के समय शादी के कोई भी पक्षकार, उसमें क्या दिया गया आगे A, B, C। ए में क्या दिया गया है कि इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इट इन कंसिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अगर शादी के कोई भी पक्षकार उस शादी के लिए पागलपन की वजह से वैलिड कंसेंट देने में इनकेपेबल हैं तो वो शादी क्या होगी? वॉइडेबल हो जाएगी, ठीक है।
और इसके अगले क्लॉज में क्या दिया गया है कि दो कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ काइंड और टू सच एन एक्सटेंट एज टू बी अनफिट फॉर मैरिज एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन। यद्यपि वो शादी के लिए वैलिड कंसेंट दे सकते हैं, लेकिन वो मेंटल डिसऑर्डर से इस तरह पीड़ित हैं और इस हद तक पीड़ित हैं कि वो शादी के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए अनफिट हैं। और अगले क्लॉज में क्या दिया गया है कि हैज़ बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ इंसेनिटी, और उन दोनों में से किसी को पागलपन का दौरा न पड़ता हो। तो सेक्शन 5 के सब क्लॉज 2 में यही दिया गया है कि अगर शादी के जो पक्षकार हैं उनमें से कोई भी अगर पागलपन की वजह से उस शादी के लिए वैलिड कंसेंट देने के लिए इनकेपेबल है, या फिर वो वैलिड कंसेंट दे सकता है लेकिन वो मेंटल डिसऑर्डर से इस तरह पीड़ित है और इस हद तक पीड़ित है कि वो शादी के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए अनफिट है, या फिर उसको पागलपन का दौरा पड़ता हो, तो जो शादी के पक्षकार हैं उनमें से किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम है और फिर भी वो मैरिज करते हैं तो वो मैरिज क्या होगी, वॉइडेबल होगी। ठीक है। और सबसेक्शन 1 के क्लॉज सी में क्या दिया गया है कि दैट द कंसेंट ऑफ पिटिशनर और वेयर द कंसेंट ऑफ द गार्डियन इन मैरिज ऑफ द पिटिशनर was required under section 5 as it stood immediately before the commencement of the Child Marriage Restraint Amendment Act 1978. The consent of such guardian was obtained by force or by fraud, or as to the nature of the ceremony, or as to any material fact or circumstances concerning the respondent. Means consent obtained by fraud or force। फ्रंट क्लॉज में क्या दिया गया है कि अगर शादी के लिए पिटिशनर का कंसेंट उसे डरा धमका के या फिर उस पर कोई दबाव डाल के लिया गया है, और अगर पिटिशनर माइनर है तो उसकी शादी के लिए उसके गार्जियन का कंसेंट उन्हें डरा धमका के या फिर उन पर कोई दबाव डाल के लिया गया है, तो वो मैरिज भी वॉइडेबल मैरिज मानी जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, जो पिटिशनर के गार्जियन कंसेंट की बात की गई है ये अब नहीं है, ये बात चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट पहले थी, क्योंकि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट के बाद माइनर लोगों की शादी होती नहीं है, पहले होती थी। इसलिए इसमें दिया गया है कि अगर शादी के जो पक्षकार हैं उनमें से अगर कोई माइनर है तो शादी के लिए उस माइनर की कंसेंट नहीं चलेगी, उसके गार्जियन कंसेंट चलेगी। तो अगर माइनर के गार्जियन का कंसेंट फ्रॉड द्वारा या फिर फोर्स द्वारा, मीन्स उसको डरा धमका के या फिर किसी दबाव के नीचे डाल के उससे शादी कंसेंट लिया गया है, तो वो शादी भी वॉइडेबल होगी। ठीक है। लेकिन ये बातें अभी लागू नहीं है, क्योंकि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978 चाइल्ड मैरिज जो है वो बैन कर दिया गया। मीन्स अब चाइल्ड की मैरिज होती ही नहीं है तो चाइल्ड के गार्जियन कंसेंट लेने का प्रश्न नहीं आता। ठीक है। लेकिन पहले ऐसा था, चाइल्ड मैरिज होती थी, इसलिए इस एक्ट में ऐसा दिया गया है। तो क्लॉज सी में दिया गया है कि अगर शादी के लिए पिटिशनर कंसेंट, अगर पिटिशनर माइनर है तो उसके जो गार्जियन उनका कंसेंट फोर्स द्वारा या फिर फ्रॉड द्वारा लिया गया है, उनको डरा धमका के लिया गया है उनका कंसेंट, या फिर उन पर कोई दबाव डाल के उनका कंसेंट लिया गया है, तो वो शादी क्या होगी, वॉइडेबल होगी। फ्रेंड्स, तो क्लॉज डी में क्या दिया गया है कि दैट द रिस्पोंडेंट वाज एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम पर्सन अदर देन द पिटिशनर। तो फ्रेंड, क्लॉज डी में ही दिया गया है कि अगर शादी के समय रिस्पोंडेंट जो है वो किसी और के द्वारा प्रेग्नेंट है, मीन्स पिटिशनर को छोड़ के किसी और व्यक्ति द्वारा प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो भी वो मैरिज वॉइडेबल मानी जाएगी। तो फ्रेंड, सेक्शन 1 में यही दिया गया है कि अगर कोई शादी, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कमेंसमेंट के पहले हुई हो या फिर वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कमेंसमेंट के बाद हुई हो, वो शादी वॉइडेबल होगी और उसे नल्टी ऑफ डिक्री द्वारा रद्द किया जा सकेगा अगर नपुंसकता की वजह से वो शादी कंज्यूमेट नहीं होती, या फिर वो शादी सेक्शन 5 के क्लॉज 2 में जो कंडीशंस दी गई है उनको कॉन्ट्रावेन करके होती है, और या फिर जो पिटिशनर है उसका कंसेंट या फिर उसके गार्डियन का कंसेंट फोर्स द्वारा या फिर फ्रॉड द्वारा लिया जाता है, और या फिर जो रिस्पोंडेंट है वो शादी के समय पिटिशनर के व्यतिरिक्त किसी और द्वारा प्रेग्नेंट है, तो इन सब कंडीशन में वो मैरिज जो है वो वॉइडेबल मैरिज मानी जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम सब सेक्शन 2 देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब सेक्शन 1 नो पिटिशन फॉर एनलिंग और मैरिज। इसमें 2 क्लॉज दिए गए हैं, क्लॉज ए एंड बी, और क्लॉज ए में 2 सब क्लॉज दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्लॉज ए में क्या दिया गया है कि ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 1 शैल बी इंटरटेन्ड इफ। तो सो फ्रेंड्स, में क्या दिया गया है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब सेक्शन 1 नो पिटिशन फॉर एनलिंग और मैरिज। आगे क्लॉज में क्या दिया है कि ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 1 शैल बी इंटरटेन
मीन्स सब सेक्शन 1 में क्या दिया गया है उससे कोई मतलब नहीं है। सब सेक्शन 1 के क्लॉज सी के ग्राउंड के आधार पे मैरिज को रद्द करने का कोई भी पिटीशन एंटरटेन नहीं किया जाएगा। कब? उसमें क्लॉज फर्स्ट में क्या दिया गया है कि द पिटीशन इज प्रेजेंटेड मोर देन 1 ईयर आफ्टर द फोर्स हैज सीज्ड टू ऑपरेट और एज द केस में बी द फ्रॉड हैड बीन डिस्कवर्ड। मीन्स सब सेक्शन में चाहे जो लिखा हो उससे मतलब नहीं है। सब सेक्शन 1 के क्लॉज सी में दिए हुए ग्राउंड्स के आधार पे कोई भी पिटीशन शादी को रद्द करने के लिए एंटरटेन नहीं किया जाएगा अगर वो पिटीशन जिस दबाव के अंदर वो शादी की गई थी उस दबाव के ख़त्म होने के 1 साल बाद दाखिल किया जाता है, या फिर जो फैक्ट छुपा के जो फ्रॉड करके वो शादी हुई थी उस फ्रॉड की डिस्कवरी होने के 1 साल बाद तक उस शादी को रद्द करने के लिए पिटीशन दाखिल नहीं किया जाता। सो फ्रेंड्स, सब सेक्शन 2 में यही दिया गया है कि सब सेक्शन 1 में चाहे जो भी दिया गया हो उससे मतलब नहीं है। सब सेक्शन 1 के क्लॉज सी में दिए हुए ग्राउंड्स के आधार पे मैरिज को रद्द करने के लिए कोई पिटीशन एंटरटेन नहीं किया जाएगा अगर वो पिटीशन उस फ्रॉड की डिस्कवरी के 1 साल के बाद दाखिल किया जाता है, या फिर जिस दबाव के अंदर वो शादी हुई थी वो दबाव ख़त्म होने के 1 साल बाद किया जाता है। फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। सपोज ए पर्सन है, उसकी मैरिज बी से होती है, ठीक है, और इनकी शादी सपोज 1 जनवरी 2020 को होती है, ठीक है, और शादी के समय ए को नहीं मालूम था कि बी की एक आँख खराब है, ठीक है, लेकिन शादी होने के बाद 2 महीने के अंदर मीन्स सपोज कि 3 मार्च 2020 को ए को मालूम पड़ गया कि बी की एक आँख जो है वो ख़राब है, ठीक है। मीन्स ए और बी की जो शादी हुई थी वो फ्रॉड करके हुई थी, वो इस फैक्ट को छुपा करके हुई थी कि बी की एक आँख खराब है, और ये फैक्ट कि बी की एक आँख खराब है ए को 3 मार्च 2020 को मालूम पड़ जाता है, ठीक है। तो फिर 3 मार्च 2020 से लेके 3 मार्च 2021 तक मीन्स 1 साल तक ए के पास राइट है कि उस ग्राउंड पे कि बी की एक आँख खराब थी, इस फैक्ट को छुपा के फ्रॉड करके मेरी शादी बी से की गई थी, ठीक है। मीन्स 3 मार्च 2021 तक ए को राइट है कि वो बी के अगेंस्ट उस शादी को रद्द करने के लिए पिटीशन दाखिल कर सकता है, क्योंकि ए को 3 मार्च 2020 को मालूम पड़ा था। तो उसमें क्या दिया गया? फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड। तो जो ए के साथ फ्रॉड हुआ था कि उसको ऐसा नहीं बताया गया था कि बी की एक आँख खराब है, ठीक है। तो ये बात ए को मालूम पड़ी कब? 3 मार्च 2020 को। 3 मार्च 2020 को जैसे ही ए को मालूम पड़ा ये, तो 3 मार्च 2020 से लेकर 3 मार्च 2021 तक ए को राइट है कि वो उस ग्राउंड पे बी के अगेंस्ट कोर्ट में पिटीशन दाखिल करे और इस शादी को रद्द कर दे। लेकिन अगर ए जो है 3 मार्च 2021 तक बी के अगेंस्ट कोई पिटीशन दाखिल नहीं करता उस शादी को रद्द करने के लिए, तो फिर ए के पास कोई राइट नहीं है कि वो बी के अगेंस्ट पिटीशन दाखिल करके उस शादी को रद्द कर सके, ठीक है। तो इसके लिए जो लिमिटेशन पीरियड है वो 1 साल का है। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड। जिस फ्रॉड करके आपकी शादी हुई थी, जिस दिन उस फ्रॉड का आपको पता चलता है, वहाँ से 1 साल तक आपको टाइम है उस ग्राउंड पे उस शादी को रद्द करने के लिए, ठीक है। और अगर आपने 1 साल के अंदर उस शादी को रद्द नहीं किया तो उसके बाद आप नहीं कर सकते। तो ये हो गई फ्रॉड की बात। और हम बात करते हैं फोर्स की, ठीक है, कि सपोज अगर ए की जो शादी है वो बी से होती है इस दबाव के अंदर कि अगर बी ए से शादी नहीं करती तो ए जो है बी के फादर को मार देगा, ठीक है। तो इस डर से बी जो है वो ए से शादी कर लेती है, ठीक है। लेकिन सपोज 1 जनवरी 2020 को बी के फादर की डेथ हो जाती है। मीन्स जिस दबाव के अंदर बी ने ए से शादी की थी वो दबाव ख़त्म हो जाता है, मीन्स बी का फादर ही ख़त्म हो जाता है। तो जो ए ने बी को धमकी दी थी कि तू मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं तुम्हारे फादर को मार दूंगा, ठीक है, तो उसका फादर तो मर ही जाता है। अभी शादी होने के बाद सपोज 1 जनवरी 2020 को बी का फादर ख़त्म हो गया। तो बी का फादर ख़त्म हो गया मीन्स क्या हो गया? जिस दबाव के अंदर बी ने शादी की थी वो दबाव ख़त्म हो गया, ठीक है। अब तो उसका फादर तो मर गया तो दोबारा ए उसके फादर को मार नहीं सकता, मीन्स वो फोर्स जो है वो 1 जनवरी 2020 को ख़त्म हो गया। तो 1 जनवरी 2020 से लेके 1 जनवरी 2021
21 तक बी के पास राइट है कि वो ए के अगेंस्ट कोर्ट में पिटिशन दाखिल करके उस शादी को रद्द कर सके, ठीक है। क्योंकि जिस फोर्स के अंदर बी ने ऐसे शादी की थी वो फोर्स जो है वो 1 जनवरी 2020 को ख़त्म हो गया, ठीक है। तो 1 जनवरी 2020 से लेके 1 जनवरी 2021 तक बी को राइट है कि वो ए के अगेंस्ट पिटिशन दाखिल करे कोर्ट में और इस शादी को रद्द कर ले, ठीक है। अगर बी ऐसा नहीं करता तो 1 साल के बाद मीन्स 1 जनवरी 2021 के बाद बी हैज़ नो राइट टू फाइल ए पिटिशन फॉर एनलमेंट ऑफ मैरिज, ठीक है। मतलब बी को कोई अधिकार नहीं है कि वो उस शादी को रद्द करने के लिए एक अगेंस्ट पिटिशन दाखिल कर सके, ठीक है। सो फ्रेंड्स, सबसेक्शन 2 के क्लॉज ए के सब क्लॉज 2 में क्या दिया गया है कि द पिटिशनर हैज़ विथ हिज और हर फुल कंसेंट लिव्ड विद द अदर पार्टी टू द मैरिज एज हस्बैंड और वाइफ आफ्टर द फोर्स हैज सीज्ड टू ऑपरेट और एज द केस में बी द फ्रॉड हैड बीन डिस्कवर्ड। तो क्लॉज ए के सब क्लॉज 2 में क्या दिया गया है कि जिस दबाव के अंदर शादी की गई थी या फिर जो फ्रॉड करके शादी की गई थी वो दबाव ख़त्म हो गया या फिर वो फ्रॉड डिस्कवर हो गया, उसके बाद भी पिटिशनर जो है वो रिस्पोंडेंट के साथ उसकी पूर्ण सहमति से हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहा है, तो भी वो उस मैरिज को रद्द करने के लिए कोर्ट में पिटिशन दाखिल नहीं कर सकता, ठीक है। मीन्स उसको मालूम हो गया कि उसके साथ क्या फ्रॉड हुआ था और या फिर जिस दबाव के अंदर उसने शादी की थी वो दबाव भी खत्म हो गया, फिर भी वो उसके पूर्ण सहमति से रिस्पोंडेंट के साथ जो है एज हस्बैंड वाइफ रह रहा है, तो उसके बाद उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो उस ग्राउंड पे पिटिशन दाखिल करके उस शादी को रद्द कर सके, ठीक है। फ्रेंड्स, हम सबसेक्शन 2 का क्लॉज बी देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी एंटरटेन्ड अनलेस द कोर्ट इज सेटिस्फाइड। मीन्स इसको कहाँ से पढ़ेंगे कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 नो पिटिशन फॉर एनलिंग अ मैरिज on the ground specified in clause D of subsection 1 shall be entertained unless the court is satisfied। तो सो फ्रेंड्स में क्या दिया गया है कि सबसेक्शन 1 में चाहे जो भी दिया गया हो उससे मतलब नहीं है। सेक्शन 1 के क्लॉज डी में जो ग्राउंड दिया गया है उस ग्राउंड पे उस शादी को रद्द करने के लिए पिटिशन इंटरटेन नहीं किया जाएगा तब तक जब तक कि कोर्ट को ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि, तो इसमें सब क्लॉज फर्स्ट में क्या दिया गया है कि दैट द पिटिशनर वाज एट द टाइम ऑफ मैरिज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट्स अलेज्ड। सब सेक्शन 1 के क्लॉज डी में क्या दिया गया है कि दैट द रिस्पोंडेंट वाज एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम पर्सन अदर देन द पिटिशनर। तो सब सेक्शन 2 के क्लॉज बी में यही दिया गया है कि जब तक कोर्ट को ये सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि शादी के समय पिटिशनर को एक्चुअली में नहीं मालूम था कि रिस्पोंडेंट किसी और के द्वारा प्रेग्नेंट है, ठीक है, तब तक कोर्ट जो है उस ग्राउंड पे उस शादी को रद्द करने के लिए फाइल की गई पिटिशन को एंटरटेन नहीं करेगी। मीन्स जब कोर्ट को सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि इस व्यक्ति को जो पिटिशनर है उसको शादी के समय ये नहीं मालूम था कि जिससे वो शादी कर रहा है वो शादी के समय किसी और के द्वारा प्रेग्नेंट है, तब तक कोर्ट उस ग्राउंड पे उस शादी को रद्द करने के लिए जो पिटिशन है उसको एंटरटेन नहीं करेगा। क्लॉज बी के सब क्लॉज 2 में क्या दिया गया है कि दैट द प्रोसीडिंग हैव बीन इंस्टीट्यूटेड इन द केस ऑफ मैरिज सोलेमनाइज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट within 1 year of such commencement and in the case of marriage solemnized after such commencement within 1 year from the date of the marriage। तो फ्रेंड्स में क्या दिया गया है कि सबसेक्शन 1 के क्लॉज डी के ग्राउंड के आधार पे अगर उस मैरिज को रद्द करना है और वो शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कमेंसमेंट के पहले हुई है, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कमेंसमेंट के 1 साल के अंदर सबसेक्शन 1 के क्लॉज डी के आधार पे उस शादी को रद्द करने के लिए पिटिशन दाखिल हो जानी चाहिए। अगर वो शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कमेंसमेंट के बाद हुई है तो फिर सबसेक्शन 1 के क्लॉज डी में जो ग्राउंड दिया गया है उसके आधार पे उस शादी को रद्द करने के लिए जो प्रोसीडिंग है वो उस शादी के डेट से 1 साल के अंदर वो इंस्टीट्यूट होनी चाहिए। मीन्स उस शादी को क्लॉज डी के ग्राउंड पे रद्द करने के लिए जो प्रोसीडिंग है जो केस है वो उस शादी के डेट से 1 साल के अंदर जो है वो दाखिल होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं कि सपोज ए एक पर्सन है और दूसरा पर्सन जो है वो बी है और इन दोनों की जो शादी है वो 18 मई 1955 के पहले हुई है। 18 मई 1955 क्या है, ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का कमेंसमेंट का डेट है, ठीक है। इसी दिन से हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वो अप्लीकेबल हुआ था, ठीक है। तो ए और बी की शादी अगर 18 मई 1955 से पहले हुई है
और इसमें से किसी को भी, चाहे ए को या फिर बी को, जो सबसेक्शन 1 के क्लॉज डी में जो ग्राउंड दिया गया है, इस ग्राउंड पे इस शादी को रद्द करना है, तो इनको जो है उस शादी को रद्द करने की जो प्रोसीडिंग है वो 18 मई 1956 से पहले इंस्टीट्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, मीन्स ए या बी में से कोई ऐसा चाहता है कि उस शादी को सबसेक्शन 1 के डी में दिए हुए ग्राउंड के आधार पे रद्द करना है, तो उनको उस शादी को रद्द करने की जो प्रोसीडिंग है, वो उस शादी को रद्द करने के लिए जो पिटिशन है, जो केस है, वो 18 मई 1955 से लेके 18 मई 1956 के अंदर दाखिल करनी पड़ेगी। ठीक, और उसमें यह कह दिया गया कि अगर ए और बी की मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कमेंसमेंट के बाद हुई है, तो जो उनकी मैरिज की डेट है उस डेट से 1 साल के अंदर। ठीक है, तो ए और बी की जो मैरिज है, सपोज वो 4 मार्च 2020 को हुई है। ठीक है, तो अगर ए या बी में से कोई एक उस मैरिज को सबसेक्शन 1 के क्लॉज डी में जो ग्राउंड दिया गया है उसके आधार पर रद्द करना चाहता है, तो उसको उस मैरिज को रद्द करने की जो प्रोसीडिंग है वो 4 मार्च 2021 के पहले दाखिल करना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स जिस दिन उसकी शादी हुई है उस शादी से 1 साल के अंदर। तो उसकी शादी कब हुई थी? 4 मार्च 2020 को। तो उसको उस मैरिज को रद्द करने के लिए जो प्रोसीडिंग है वो कब दाखिल करनी पड़ेगी? 4 मार्च 2021 से पहले। तो यही दिया गया है सबसेक्शन 2 के क्लॉज बी के सब क्लॉज 2 में। फ्रेंड्स, हम सब क्लॉज 3 देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि दैट द marital intercourse with the consent of the petitioner has not taken place since the discovery by the petitioner of the existence of the said ground. So friends, सब क्लॉज 3 में ही दिया गया है कि सबसेक्शन 1 के क्लॉज डी में दिए हुए ग्राउंड के आधार पे उस शादी को तब तक रद्द नहीं किया जा सकता जब तक कि कोर्ट को ये सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि जो पिटिशनर है उसको ये पता चलने के बाद कि उसकी शादी के समय रिस्पोंडेंट जो है वो किसी और से प्रेग्नेंट थी, ये पता चलने के बाद उसने रिस्पोंडेंट के साथ उसकी मर्जी से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया। कब? जब उसको ये पता चलता है कि उसके शादी के समय रिस्पोंडेंट किसी और से प्रेग्नेंट थी, ये पता चलने के बाद उसने उसकी सहमति से रिस्पोंडेंट के साथ कोई मैरिटल इंटरकोर्स नहीं किया। ठीक है, अगर पिटिशनर को ये पता चलने के बाद कि जब उसकी शादी हुई उस समय रिस्पोंडेंट किसी और से प्रेग्नेंट थी, मीन्स ये पता चलने के बाद भी अगर वो पिटिशनर के साथ मैरिटल इंटरकोर्स करता है, तो सबसेक्शन 1 के क्लॉज डी में जो ग्राउंड दिया गया है, इस ग्राउंड पे उस शादी को रद्द नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, सबसेक्शन 1 के क्लॉज डी में दिए हुए ग्राउंड के आधार पे उस शादी को तभी रद्द किया जा सकेगा जब कोर्ट को ये सेटिस्फेक्शन होगा कि पिटिशनर को जब मालूम पड़ा कि रिस्पोंडेंट जो है वो उसकी शादी के समय किसी और के द्वारा प्रेग्नेंट थी और उसके बाद उसने रिस्पोंडेंट्स के साथ कोई भी मैरिटल इंटरकोर्स नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।